Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th students, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें आज कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्किंग मल्टीमीडिया बेसिक्स के असाइनमेंट पार्ट को। यस स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो चैप्टर के बाद में थ्योरी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसी के जस्ट बाद असाइनमेंट वाला पार्ट दिया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, लाइक कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस होंगे या फिर कुछ थ्योरी क्वेश्चंस होंगे जो कि अनसॉल्व पार्ट है, राइट। वही बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए 110% इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि सारे थ्योरी क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K12 बल्कि सीबीएसई, हिंदी इंग्लिश मीडियम, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसी अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। सो डियर स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हो कि हम असाइनमेंट वाले पार्ट के थ्योरी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स व्हाट? मीन्स कि हम इस पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1, 2, 3 और 5 जो कि फर्स्ट यूनिट में डिफाइंड है, सभी चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। सारे चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन आंसर्स लाइक ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, थ्योरी, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इजीली इसे एक्सेस कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो शुरुआत कर लें इस चैप्टर की। इस चैप्टर में बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया था कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में और साथ ही मल्टीमीडिया बेसिक्स के बारे में। मींस कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप का होता है ना। मल्टीमीडिया में किस चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, मल्टीमीडिया फाइल क्या होती है, कैसा कंटेंट एक्चुअली मल्टीमीडिया कहलाता है ना। कहाँ कहाँ आप मल्टीमीडिया फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, कंटेंट को देखते हो, तो उसमें हमने चैटिंग, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, राइट। होप आप सभी ने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके आंसर्स अगेन आई एम टेलिंग आपकी बुक में नहीं है। तो जो भी आंसर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे ना, उसे या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में या बुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। पॉज करके वीडियो को आप आंसर्स लिखते चलना, क्योंकि आंसर्स आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं। एंड अगेन दिस ऑल क्वेश्चंस आर 110% इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? अब अच्छे से पता है कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से बातचीत करते हो, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। स्कूल जाते हो, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हर किसी के साथ बात करते हो, ठीक है, दिस इज अगेन कॉल्ड कम्युनिकेशन। सिमिलरली इसी तरीके से आप ऑनलाइन भी सोशल मीडिया एप्स के थ्रू या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के थ्रू बातचीत करते हो ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी मेंबर के साथ, ठीक है, तो दिस इज अगेन कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। बेसिकली सिंपल सी बात कहें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हो, जो आप कह रहे हो, अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को, थॉट्स को शेयर करना चाहते हो, और बदले में जब वो सामने वाला बंदा जिस तरीके से, जिस इंटेंशन के साथ आप बोल रहे हो, वो समझे और वापस आपको फीडबैक देता है, तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन, राइट। सो कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन और डिवाइस टू अनदर। तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। आप बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, या एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस तक, ठीक है। पर्सन की बात कर लें तो जैसे आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात करते हो, तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हो, ठीक है। आज क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, क्या उड़ा, स्कूल में क्या हुआ, कहाँ घूमने गए, ठीक है, सारी बात आप अपने घर में आके किसी न किसी के साथ तो शेयर करते हो, फिर चाहे वो कोई आपका सिस्टर या ब्रदर हो, या आपकी मदर हो, या फादर हो, है ना। बिल्कुल वैसे ही ये सब कम्युनिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऑफलाइन कर सकते हो या ऑनलाइन। और जब ऑनलाइन आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो किसी डिवाइस का यूज़ करते हो। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए होता है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी, या फिर आप डेस्कटॉप पीसी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप मेरी हर बात को समझ पा रहे हो, राइट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? सो अब कम्युनिकेशन के डेफिनेशन इजीली लिख कर आ जाओगे ना। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन और डिवाइस टू अनदर, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, आप लिख के कम्युनिकेट कर सकते हो, आप बोल के कम्युनिकेट कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ करके भी कम्युनिकेट कर सकते हो। क्लास 9th आईटी में मैंने एक पूरा यूनिट कम्युनिकेशन पर बनाया हुआ है, ठीक है। यदि इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप उस यूनिट को एक्सेस कर सकते हो, वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज नेटवर्किंग।
व्हाट इज नेटवर्किंग। अब इस चैप्टर में हमने नेटवर्किंग का मतलब भी समझा था कि नेटवर्किंग होती क्या है। बेसिकली जैसे आप सोशल नेटवर्क को फॉर्म करते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, वहाँ जिस कम्युनिटी में आप रहते हो, एक कम्युनिटी एक सोसाइटी में आप जहाँ रहकर क्या करते हो, एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, आप आपके जितने भी आसपास के नेबर्स हैं उनके साथ आप बातचीत करते हो तो आप लिंक्ड हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, है ना। आपकी मदर घर में किटी पार्टी वगैरह करती है तो अलग अलग जितनी भी लेडीज़ वगैरह आती हैं उन सभी से कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है। आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में टीचर्स, फ्रेंड्स, बहुत सारी लोगों से कम्युनिकेट करते हो तो वहाँ भी एक कम्युनिटी आप फॉर्म कर लेते हो। आ रही मेरी बात समझ में। तो एक नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क का मतलब कनेक्शन। जब एक से ज़्यादा चीज़ों से आप जुड़ जाते हो तो वो नेटवर्क कहलाता है। अब नेटवर्क भी अलग अलग टाइप का होता है, नेटवर्क भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है तो आप फ़ोन कॉल्स या फिर किसी भी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो नेटवर्क से सारे मोबाइल डिवाइसेस क्या हैं, कनेक्टेड है, तो वो मोबाइल नेटवर्क हुआ। वैसे रेलवे में नेटवर्क होता है। ठीक है, इसी तरीके से हर अलग अलग जगह पर आप नेटवर्क को देखते हो। लेकिन यहाँ हम जिस नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, वो नेटवर्किंग बेसिकली कंप्यूटर्स से रिलेटेड है। जब आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हो जिसकी मदद से वो बातचीत कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो डेटा को, फाइल्स को, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, वो नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात यहाँ पे की जा रही है। सो नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग और लिंकिंग अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस टू वन अनदर। बहुत ध्यान से समझ लो, नेटवर्किंग का क्या मतलब हुआ। नेटवर्किंग वो प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, लिंक करते हो या फिर कनेक्ट करते हो बहुत सारे डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन का नेटवर्क होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मोबाइल नेटवर्क, कंप्यूटर का नेटवर्क हो सकता है, रेडियो नेटवर्क हो सकता है, इंटरनेट अपने आप में एक नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें दुनिया के पूरे जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क से सबको कनेक्ट किया हुआ है। तो वर्ल्ड वाइड सारी चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं, इंटरनेट के थ्रू। नेटवर्किंग इज नीडेड टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड कॉस्ट। नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों हुई, ये नीड भी यहाँ लिखी हुई है। नेटवर्किंग की ज़रूरत बेसिकली इसलिए हुई ताकि आप क्या कर सकते हो, ये जो डिस्टेंस का एक बैरियर था हमारे बीच में ना, कि आप पोस्ट लेटर लिखते थे पहले कम्युनिकेट करने के लिए, पोस्ट लेटर के थ्रू आप कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, दूसरे शहरों में, सिटीज़ में जब कोई रहता था तो आप पोस्ट लेटर लिख के कम्युनिकेट करते थे। टाइम कंज्यूमिंग था। एक दिन में आप भेजोगे, 4 दिन बाद पहुंचेगा, गलत एड्रेस लिख दिया तो गलत जगह पहुंच जाएगा। तो आजकल आप ईमेल का यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस वाला बैरियर था वो ख़त्म किया नेटवर्किंग ने, टाइम बचाया आपका, फास्ट स्पीड में आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो और कहीं ना कहीं कॉस्ट भी आपकी बच रही है। तो इन तीनों चीज़ों को रिमूव करा है, ओवरकम किया, ये हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है नेटवर्किंग ने। इंटरनेट की मदद से आप ये डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट जैसे बैरियर को ओवरकम कर चुके हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक जरिया चाहिए होता है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है अभी, और आप सभी मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, कमेंट भी करते हो, ये लाइन समझ नहीं आया, इसमें डाउट है, मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये प्रॉब्लम है, लाइव क्लासेस कब लोगे, ये सब कैसे आप मुझको बता रहे हो, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ वो सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। लेकिन हम ये जो कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं किसकी मदद से कर पा रहे हैं, ऑब्वियस इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये 4 से 5 चीज़ इन्वॉल्व है इस कम्युनिकेशन में। और टेक्नोलॉजी में जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर रहे हो वो तो अलग ही है। जैसे आप यूट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपके पास मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, पीसी जैसी चीज़ होना ज़रूरी है, और साथ ही उसमें इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस कम्युनिकेशन का एक हिस्सा बन पाओगे, आप मेरी बात को समझ पाओगे। तो यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ मैंने बताई ना आपको, यूट्यूब, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, इंटरनेट, ये 3 कम्युनिकेशन चैनल हो गए जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको अपने किसी रिश्तेदार से बातचीत करनी है तो आप कॉल करके बात कर सकते हो। तो टेलीफोन क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन चैनल हुआ जिसके थ्रू आप 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से बात कर पा रहे हो। आप व्हाट्सएप के थ्रू चैट करते हो तब भी तो आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ओरल, रिटर्न, ऐसे डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं, लेकिन इन कम्युनिकेशन के लिए आप जिस मीडियम का यूज़ कर रहे होते हो वो मीडियम बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। आई बात समझ में। सो अ मीडिया, वायर और वायरलेस विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, मैसेजेस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। क्योंकि हम यहाँ पे नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स की बात की जा रही है कम्युनिकेशन के लिए। तो 2 कंप्यूटर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उन दोनों कंप्यूटर्स पे ऑब्वियस यूजर्स ही बैठे हैं जो एक्चुअल में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक चैनल के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू, जिसे हम वायर्ड या वायरलेस मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, वायर्ड या
वायरलेस मीडियम, ठीक है। तो अब ये वायर्ड और वायरलेस मीडियम क्या हुआ, जब दो कंप्यूटर्स किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं, ये सपोज दो कंप्यूटर हैं, ये एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है, क्या है ये एक केबल, ठीक है, इस फिजिकल केबल के थ्रू कनेक्टेड है और डेटा इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये हो गया आपका कौन सा कम्युनिकेशन, वायर्ड कम्युनिकेशन। तो वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू ही ये क्या कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, तो वायर्ड एक कम्युनिकेशन चैनल हो गया। वहीं बात कर लें हम, जब दो कंप्यूटर बिना कोई केबल के कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं किस टेक्नोलॉजी का, वाईफाई टेक्नोलॉजी का या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का, जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है। तो वायरलेस में हम बात कर लें वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आप दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हो। तो ये दो क्या हो गए, कम्युनिकेशन के चैनल हो गए, कम्युनिकेशन के तरीके हो गए, मीडियम हो गया जिसके थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, फाइल्स को, रिसोर्सेज को, डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो अ मीडिया विच इज वायर और वायरलेस which is used for transferring information and messages from one device to another is called communication channel. ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, दो टाइप के कम्युनिकेशन चैनल हो सकते हैं। पहली बात कर लें हम वायर्ड मीडिया की, तो वायर्ड मीडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, वायर्ड जो जिसमें आप फिजिकल केबल्स का यूज करते हो, तो वायर्ड मीडिया को हम क्या कहते हैं, वायर्ड मीडिया को हम कहते हैं गाइडेड मीडिया भी। किस नाम से जानते हैं, गाइडेड मीडिया, जिसमें फिजिकल केबल्स का यूज किया जाता है, जिसमें फिजिकल केबल्स का यूज किया जाता है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब कौन सी केबल्स हो सकती हैं, वो ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है। इन तीनों में से कोई सी भी वो केबल हो सकती है जिसके थ्रू कंप्यूटर्स को आपस में आपने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो फिजिकल केबल है वो इन तीनों में से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, जिसमें वायर्स जो होते हैं ना वो इस तरीके से ट्विस्टेड वे में कनेक्टेड होते हैं, कॉपर के वायर्स होते हैं वो इस तरीके से ट्विस्टेड वे में कनेक्टेड होते हैं। जो टेलीफोन लाइंस देखी है ना आपने, टेलीफोन लाइंस में जो वायर यूज़ किए जाते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल ही होती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कोएक्सियल केबल का। तो कोएक्सियल केबल क्या होती है, कोएक्सियल केबल ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है ट्विस्टेड पेयर केबल से, उनके ऊपर एक दो लेयर में प्रोटेक्शन रहती है, मतलब कवरिंग रहती है एक दो लेयर में वायर को। कॉपर का मेटल वायर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ज़्यादा हाई स्पीड की कोएक्सियल केबल्स होती हैं, प्रोटेक्टिव रहती है, नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है, डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो भी फास्ट स्पीड में होता है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है जो टेलीविज़न की केबल्स होती हैं, जो टाटा स्काई वगैरह छतरी से आप कनेक्ट करके नहीं लगाते हो केबल, वो कोएक्सियल केबल्स होती हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, इसमें लाइट रेस के फॉर्मेट में, ऑप्टिकल लाइट के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, लाइट के फॉर्मेट में। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो होती है ना, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जनरली इसका यूज़ नहीं किया जाता। लार्ज बिजनेस में साइंटिस्ट वगैरह जो नेटवर्क का यूज़ करते हैं, वहाँ जो कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह लाइक, उसमें आप इसका यूज़ करते हो। बाकी जनरली तो हम ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल के थ्रू ही कंप्यूटर्स में नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वायरलेस मीडिया, दैट इज अनगाइडेड मीडिया। ध्यान रखना, वायर्ड मीडिया को गाइडेड मीडिया कहते हैं, वायरलेस मीडिया को अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, ठीक है। अब अनगाइडेड मीडिया क्या हो गए, जिसमें कोई फिजिकल केबल या कोई वायर का यूज़ नहीं किया जाता है। जब बिना वायर के आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जिस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं वो है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, ब्लूटूथ, वाईफाई एक्सेट्रा। इन सभी टेक्नोलॉजी को आप वायरलेस मीडिया कहते हो, ठीक है, जिसमें कोई फिजिकल वायर नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, वेव्स होती हैं जिसमें डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। एक्चुअली जैसे सैटेलाइट्स को आपने पढ़ा होगा, साइंस में भी सैटेलाइट्स देखा होगा, एक ऑर्बिट होता है, उसके आसपास सैटेलाइट मूव करती है, अर्थ के जितने भी स्टेशंस होते हैं उनसे कम्युनिकेट करती हैं, हर एक एंटीनास के साथ में कम्युनिकेट करती है और सिग्नल्स को प्रोवाइड करती हैं। क्लियर, तो दिस इज कॉल्ड वायरलेस मीडिया। आ गई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट इज नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क हमने पढ़े थे, जरा जल्दी से बता दो। यहाँ पे हमने मेजर 3 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस किया था जियोग्राफिकल रेंज के अकॉर्डिंग, है ना। यदि मैं बात करूँ जियोग्राफिकल रेंज, ठीक है, तो जियोग्राफिकल रेंज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे कितने टाइप के कंप्यूटर्स नेटवर्क, 3 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस किया था।
LAN, MAN एंड WAN। आई बात समझ में? सो जियोग्राफिकल रेंज के अकॉर्डिंग 3 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, LAN, MAN एंड WAN। अब LAN का क्या फुल फॉर्म होता है, जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में। लोकल एरिया नेटवर्क, यही होता है ना, बार बार पढ़ा है हमने प्रीवियस उसमें भी। MAN का क्या फुल फॉर्म होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, एरिया नेटवर्क। ये किसका फुल फॉर्म हुआ, MAN का। वहीं WAN का क्या फुल फॉर्म होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब ये होते क्या है, LAN मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें बेसिकली स्मॉल रेंज में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। स्मॉल रेंज में बात कर लें, किसी ऑफिस, किसी बिल्डिंग, है ना, किसी ऑफिस या किसी बिल्डिंग के जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें जब आपको कनेक्ट करना है ना, तो हम किसका यूज़ करते हैं जनरली, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं LAN का। ऑफिस, बिल्डिंग, कैंपस में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करना है एक स्मॉल रेंज में, तो हम यहाँ पे LAN का यूज़ कर लेते हैं। वहीं यदि बात करें MAN की, तो MAN मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी में जो होल नेटवर्क होता है, एक सिटी में जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, एक सिटी में मल्टीपल सोसाइटीज़ होती हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, कैंपस होते हैं, उनके सभी के जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट में, वो MAN कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर लें तो वाइड एरिया मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड रेंज होती है, वर्ल्ड वाइड सभी कंप्यूटर्स जिसमें LAN, MAN दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, वो WAN कहलाता है। तो यहाँ पे आप कंट्री टू कंट्री कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जियोग्राफिकल रेंज के अकॉर्डिंग देखें तो 3 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। अब लिख कर क्या होंगे आंसर में, यहाँ पे 4 टाइप के कंप्यूटर्स बताए हुए हैं, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क भी, लेकिन हमने यहाँ पे बुक में पढ़ा हुआ है 3 टाइप के नेटवर्क। कौन कौन से, LAN, MAN, WAN। देखो ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, है ना, सिस्टम एरिया नेटवर्क, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं, लेकिन मेजर जो बात की जाती है वो ये 3 ही होते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख कर आ सकते हो। समझ लेते हैं चारों टाइप को। LAN समझ में आ गया, WAN समझ में आ गया, WAN भी समझ में आ गया। अब ये PAN क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप एक घर में, आपके घर में सपोज एक PC है, ठीक है, आपके पास एक डेस्कटॉप PC है, ठीक है, ये डेस्कटॉप PC की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन है अपना, ये मोबाइल फ़ोन की बात कर रही हूँ। आपके पापा के पास एक लैपटॉप भी है, तो एक लैपटॉप की भी बात कर रही हूँ। अब इस डेस्कटॉप PC से आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है, बाहर से जो इंटरनेट है उस इंटरनेट को आपने एक्सेस किया हुआ है। अब आपने अपने PC में इंटरनेट तो एक्सेस किया है, लेकिन वाईफाई के थ्रू आपने क्या किया है, मोबाइल को भी कनेक्ट कर दिया और लैपटॉप को भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, जो आप स्पेसिफिकली घर में अपने कुछ डिवाइसेस को, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट करवा लेते हो ना, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। लेकिन सपोज आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, तो आपके फ्लैट में आपने पर्सनल एरिया नेटवर्क ले रखा है, लेकिन आपकी बिल्डिंग में सपोज 20 फ्लैट्स हैं, तो हर एक फ्लैट में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड कर दिए आपने, ठीक है, तो वहाँ फिर हम बात करेंगे कि आपने लोकल एरिया नेटवर्क LAN की बात कर ली, कि ओवरऑल बिल्डिंग में या 2 बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो फिर वो LAN हो गया। उसी तरीके से आपने क्या किया, आपने जितनी भी सोसाइटीज़ हैं पूरे भोपाल या इंदौर सिटी में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उनके सभी के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, तो वो हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और पूरे कंट्री में जितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, पूरे वर्ल्ड में, कॉन्टिनेंट में जितने कंप्यूटर्स ग्लोबली कनेक्टेड हैं, वो हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ऐसे रेंज बढ़ती जाती है। हम इसकी बात कर लें कि होम में, घर में जो कंप्यूटर्स थे, यहाँ किसी ऑफिस या फिर किसी बिल्डिंग या फिर किसी कैंपस की बात कर लें, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रही हूँ, यहाँ सिटी की बात कर लें और यहाँ पे हम कंट्री की बात कर लें। ठीक है, तो जब आएगा आपको पूछा जाएगा तो आपको LAN, MAN, WAN ही बताना है। पेन बता भी दूंगे तो कोई परेशानी है नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? बट मेजरली देखा जाए तो 3 टाइप के ही नेटवर्क होते हैं। 5th क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है एंड व्हाट आर इज यूजेस? इंटरनेट क्या होता है और इसके क्या यूजेस हैं? तो इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? इंटरनेट WAN का एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क। पूरे ग्लोब में, पूरे कंट्री में, है ना, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कनेक्टेड हैं, LAN, MAN के साथ कनेक्टेड हैं, छोटे छोटे नेटवर्क का जो बड़ा नेटवर्क है
वो इंटरनेट कहलाता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट। ग्लोबली जितने भी कंप्यूटर्स है वो जिस नेटवर्क में कनेक्टेड है उसे इंटरनेट कहते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर इंटरनेट काम करता है। इसके क्या यूजेस हैं? इंटरनेट के बहुत सारे अनलिमिटेड यूजेस हैं। आप इंटरनेट का यूज़ किसी और पर्पज से करते हो, कोई और पर्सन किसी और तरीके से इंटरनेट का यूज़ करता है ना? अनलिमिटेड यूज़ जल्दी से बताओ, है ना? सपोज मैं इंटरनेट का यूज़ अपने तरीके से करती हूँ, चैटिंग के लिए करती हूँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के लिए, है ना, जो मुझे पढ़ाना है उन टॉपिक्स को सर्च करने के लिए करती हूँ इंटरनेट का यूज़। ठीक है, आप सपोज ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर रहे हो, कुछ गेमिंग के लिए कर रहे हो, कुछ म्यूजिक मूवीज़ को डाउनलोड करने के लिए कर रहे हो, कोई बिजनेस पर्सन अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को एडवर्टाइज करने के लिए, कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज़ करता है। साइंटिस्ट लोग रिसर्च के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट सर्च करने के लिए करते हैं। डॉक्टर्स लोग नई नई जो भी ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, उसकी क्या केयरनेस हो सकती है, वो सारी चीज़ों के लिए जानने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कोई पर्सन यूज़ करता है रेलवे टिकट्स वगैरह को रिजर्व करने के लिए, कोई एयरवेज की टिकट के लिए, कोई किसी और यूज़ के लिए करता है। तो हर एक एज के पर्सन इंटरनेट को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बस आपको यही सारे यूजेस यहाँ पे लिख देने हैं। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपसे कितने मार्क्स में पूछा है। यदि ये क्वेश्चन आपसे 4-5 नंबर में पूछा है तो भर के सारे यूजेस लिख देना। 2-1 मार्क्स में पूछा है तो 3-4 यूजेस लिखकर काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर। The internet is a computer-based worldwide information network. It can be assumed as an example of one wide area network. The internet is composed of large number of smaller interconnected networks. These networks may link tens, hundreds or thousands of computers, enabling them to share information with each other and to share various resources such as powerful supercomputers and databases of information. तो आ गई बात समझ में। ये पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इंटरनेट से रिलेटेड कि इंटरनेट होता क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ बेसिकली आप देख रहे हो कितने कंप्यूटर्स को आप इसमें कनेक्ट कर पा रहे हो। इवन इंटरनेट पे आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हो। So the internet is a computer-based worldwide information network. Computer-based एक worldwide information network है. It can be assumed as an example of when, जिसे आप worldwide area network का example कहते हो, जिसमें छोटे छोटे smaller network से मिलकर ये interconnected network create होता है। These network में link, इस network में आप 10, hundreds, thousands और million, billions of computers को कनेक्ट कर सकते हो। इनेबलिंग दैम टू शेयर इन्फॉर्मेशन, जिससे वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स को भी शेयर कर सकते हैं, डेटा बेसिस को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, इवन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को भी। तो जब भी कंप्यूटर्स इंटरनेट में कनेक्टेड होते हैं तो ये सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर इट्स यूजेस? जैसे मैंने बताया कि इसके अनलिमिटेड यूजेस हैं, हर कहीं आप इसका यूज देखोगे। सो बिजनेस फील्ड में आप इसका यूज देखते हो। बिजनेस फील्ड में इंटरनेट का क्या यूज किया जाता है? प्रोडक्ट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए, ऑनलाइन सेल्स परचेज जैसे रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए, कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, है ना, रियल टाइम में आप कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट में हम इसका यूज करते हैं। जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स आजकल आप देखते हो वो सभी ई कॉमर्स कैटेगरी में ही इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जिसमें ऑनलाइन 24/7 आवर्स आप शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम इसका यूज कर रहे हैं। ढेर सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्काइप, गूगल मीट्स, जूम जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको वीडियो कॉलिंग, इवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वॉइस कॉल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप सामने वाले का फेस देखकर उसके इमोशंस के साथ में बात कर सकते हो, किस तरीके से बात कर रहा है, क्या फीलिंग्स है उसकी, वो समझ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगता है आपको कि आप उसके साथ में ही बात कर रहे हो, वो आपके पास ही बैठा हुआ है। राइट, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि ये फीलिंग आती है। राइट, नाउ ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल सबसे फास्ट और पॉपुलर और सबसे इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है यूजर्स की इंटरनेट पर, कि आजकल आप किसी भी इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ करना चाहते हो, आप इंटरनेट की कोई भी सर्विस को एक्सेस करना चाहते हो तो आपका ईमेल होना कंपलसरी होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, जिसमें आप फाइल्स को अटैच कर सकते हो, मीडियाज को अटैच कर सकते हो, और एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे आप लेटर प्रिपेयर करते हो ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, बिल्कुल वैसा ही एक लेटर जैसा फॉर्मेट होता है जिसमें आपको जिससे मेल सेंड करना है, उसका ईमेल अकाउंट लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, कंटेंट लिखना होता है, कोई फाइल अटैच करनी है तो फाइल अटैच करके सेंड कर दो, चुटकियों में मेल पहुंच जाता है। राइट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में गेम्स खेलने के लिए वैरायटी ऑफ गेम्स अवेलेबल हैं जो इंटरनेट की मदद से आप प्ले करते हो, जैसे पबजी सबसे बेस्ट एग्जांपल है।
कोई मूवीज़ वगैरह को डाउनलोड करना है, सॉन्ग सुनना है, ठीक है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे नेटफ्लिक्स, Z5, अमेजॉन प्राइम, ठीक है, अमेजॉन मिनी टीवी, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपको इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आप मूवी, म्यूजिक्स वगैरह को सुन सकते हो, स्पॉटिफाई जैसे होता है। एजुकेशन फील्ड में आप यूज़ कर रहे हो, आप और हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लर्न करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, हम एजुकेशन फील्ड में भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं। आपके स्कूल में स्मार्ट टीवी लगा होता है, स्मार्ट प्रोजेक्टर लगा होता है, स्मार्ट बोर्ड जिसे आप कहते हो, जिसकी मदद से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए, तभी वो वर्क करता है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जा रहा है। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, जो बिजनेस पर्सन होते हैं, वो बेसिकली रिसर्च करने के लिए, नई चीज़ों को डेवलप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं इंटरनेट का, वहीं से सारी चीज़ें सर्च की जाती है। ई शॉपिंग एक्सेट्रा, तो बहुत सारे इसके यूजेस है, जैसे एक्सेट्रा लिखा हुआ है मीन्स कि अनलिमिटेड इसके यूजेस हैं। आप अपनी ओन लैंग्वेज में यहाँ पे यूजेस को एक्सप्लेन करके आ सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ओवर रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। अब ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, आंसर इसका भी नहीं है। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में बताना है जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं, जैसे रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया में, उसे क्या आप लेन कहते हो, वेन कहते हो, मेन कहते हो या वेन कहते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। वो नेटवर्क जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूज़ किया जा रहा है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन रीजन में, नेशन में, ओवरऑल पूरे ग्लोबली कनेक्टेड है हर किसी के साथ, हर एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो किस नेटवर्क की मदद से है, वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन ब्रीफ। अब अगेन वही जो 3 टाइप के नेटवर्क अभी हमने डिस्कस किए थे, लेन, मेन, वेन, उसको डिटेल में लिखने की बारी आ चुकी है। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन आपसे इनके फुल फॉर्म का पूछा जा सकता है, लेन, मेन, वेन का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, नाम बताओ, ऐसा भी आ सकता है, इन्हें एक्सप्लेन करो, ये भी आ सकता है, इवन इनके डिफरेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन जो मैंने बोले ना स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डबल ट्रिपल मार्क कर लो इसको, ये आपके एग्जाम में छप चुका है। आई बात समझ में। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक्सप्लेन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन ब्रीफ। लेन का क्या मतलब होता है। लेन जैसे मैंने बताया, एक बिल्डिंग, एक कैंपस, एक ऑफिस, एक सोसाइटी में जितनी बिल्डिंग्स को कनेक्ट किया हुआ है नेटवर्क, स्मॉल रेंज में जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो लेन कहलाता है। सो स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कन्फाइंड टू अ लोकलाइज्ड एरिया, कोई ऑफिस, बिल्डिंग और फैक्ट्री, आर नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। आ गई बात समझ में। क्या लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क that are confined to localized are office, building or a factory is known as local area network. The key purpose of LAN is, LAN का key purpose क्या है, the key purpose of LAN is to serve its users in resource sharing, like कि users क्या कर सके, resources को share कर सके। क्या है इसका की फीचर, कि यूजर्स रिसोर्सेज को शेयर कर सके। जैसे रिसोर्सेज की बात करें तो डेटा, इंफॉर्मेशन, फाइल, प्रोग्राम्स, प्रिंटर एक्सेट्रा। तो लेन के यूजर्स आपको समझ में आ गए, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें यूजर कंप्यूटर्स को कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, एक लोकल एरिया में, एक बिल्डिंग, ऑफिस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट क्यों किया जा रहा है, क्या ज़रूरत पड़ रही है, ताकि वो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके साथ प्रिंटर को शेयर कर सकें, उनके साथ सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें, उनके साथ में मेमोरी को शेयर कर सकें, हार्ड ड्राइव जो है आपके पास उसे शेयर कर सकें, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम से, इंस्ट्रक्शन से कोई फाइल आपने क्रिएट की हुई है एक्सेल की, तो उस फाइल को शेयर कर सकें। आई बात समझ में। सो इसके लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लेन का मतलब तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि स्मॉल रेंज में जो नेटवर्क होता है वो लेन कहलाता है। अब वही बात कर ले मेन, दैट इज, मेन का क्या मतलब हुआ, तो वो नेटवर्क जो कि सिटी में, होल सिटी में सारे लोकेलिटीज़ को, सारे बिल्डिंग्स को, सोसाइटीज़ को, कैंपस के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है पूरी सिटी में, वो क्या कहला रहा है, मेन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। देखो इनसे क्या लिखना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दैट इज मेन आर द नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ सिटी, जो कि एक सिटी तक स्प्रेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो केबल टीवी नेटवर्क नहीं होते हैं, केबल टीवी नेटवर्क आपने सुने ना, हर घर में आप टाटा स्काई, डिश टीवी का जो नेटवर्क से अपने टेलीविज़न को कनेक्ट करते हैं, वो इस मेट्रोपॉलिटन एरिया का ही एग्जाम्पल है। दैट आर स्प्रेड ओवर अ सिटी, जो कि होल सिटी में स्प्रेड होता है, दैट कैन बी टर्म्ड एज
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसका क्या मेन पर्पज है, क्यों हम इसका भी यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस नेटवर्क। सो द पर्पज ऑफ मेन इज ऑल्सो, इसका भी वही मतलब है कि यहाँ आप शेयर कर सकते हो किसे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स को, रिसोर्सेज को अमंग इट्स यूजर। यहाँ भी आप हार्डवेयर्स को, सॉफ्टवेयर्स को, रिसोर्सेज को अलग अलग यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हो। अब इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो हार्डवेयर में प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव्स वगैरह जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, उन्हें आप हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग परचेज मत करो, एक ही परचेज करो, कॉस्ट बचाओ, टाइम बचाओ और नेटवर्क में शेयर कर दो, ठीक है, जिसे रिसोर्सेज कहते हैं। और सॉफ्टवेयर, जैसे आपने वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट को एक मेन सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया है, तो वहीं से आप इन सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो, इनमें क्रिएट होने वाली फाइल्स को शेयर कर सकते हो। आई बात समझ में। सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को यदि आपको शेयर करना है यूजर्स के साथ में, सो बेसिकली यहाँ पे हम मेन का भी यूज़ करते हैं। तो मेन की रेंज ज़्यादा होती है लेन से, लेन की रेंज कम होती है मेन से। ओके, ये ध्यान रख लेना है। वेन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अब वेन क्या हुआ, है ना, तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा रेंज होती है वेन की, अनलिमिटेड रेंज में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। ग्लोब, पूरा अर्थ एक ग्लोब है ना, देखा है ना आपने, पता है ना आपको, जिसमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। तो पूरे ग्लोब में, पूरे कॉन्टिनेंट्स में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हर एक कंट्री में जितने कंप्यूटर्स हैं, सबको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, वो वेन है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल इंटरनेट है, वाइड एरिया नेटवर्क। सो द नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज आर नोन एज वेन। वो नेटवर्क जो कि कंट्रीज पे स्प्रेड है, ठीक है, across countries is known as wide area network, that is WAN, is a group of computers that are separated by large distance and tied together। वो कंप्यूटर्स जो कि बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, इंडिया का एक कंप्यूटर, यूएस का एक कंप्यूटर, या जापान या चाइना का एक कंप्यूटर, कनेक्टेड है किसके थ्रू, वेन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस में जब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसकी रेंज अनलिमिटेड है, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। द वेन्स लिंक कंप्यूटर टू फैसिलिटेट। अब ये वेन में कंप्यूटर्स को क्यों लिंक किया हुआ है, ताकि आप फास्ट और इजी वे में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, एफिशिएंट वे में कम्युनिकेट कर सकते हो, कम कॉस्ट में और हाई स्पीड के साथ, कम कॉस्ट में ज़्यादा स्पीड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि आप इंडिया में हो और आपको यूएस में कम्युनिकेशन करना है किसी बंदे के साथ में, आपका कोई रिलेटिव यूएस में रहता है, तो क्या करोगे आप, सपोज आपके पास टेक्नोलॉजी जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप पोस्ट लेटर लिखोगे और वो पोस्ट लेटर यूएस कब पहुंचेगा सोच लो आप। लेकिन वही टेक्नोलॉजी का यदि आप यूज़ करते हो वेन का, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट में यदि कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो आप यहाँ पे टेलीफोन का यूज़ कर सकते हो, मोबाइल्स का यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट बेस्ड जितनी सर्विसेज हैं, ईमेल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आप कुछ ही सेकेंड्स में कम्युनिकेट कर सकते हो, वो भी हाई स्पीड के साथ में, लेजर कॉस्ट के साथ में, ठीक है। आगे बात समझ में, वेन, इसकी ज़रूरत क्यों है। चलिए, नाउ 8th क्वेश्चन, हाउ इज लेन डिफरेंट फ्रॉम वेन। जैसे मैंने आपको अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, लेन, मेन, वेन क्या होता है, इनके फुल फॉर्म्स, इनके डेफिनेशंस, इनके डिस्क्रिप्शंस कि आपको क्या लिख कर आना है ब्रीफ में, और साथ ही इनके डिफरेंस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है ना, बता रही हूँ मैं एक चीज़। तो वही क्वेश्चन अब आपके सामने है कि लेन वेन से कैसे डिफरेंस है। तो ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही समझ लिया है, एंड होप आप इजीली इसका आंसर लिख कर आ सकते हो। कॉलम वाइज लिख सकते हो इसका आंसर इस तरीके से, या पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, बट डिफरेंस यदि कॉलम वाइज लिख कर आओ तो ज़्यादा बेस्ट होता है। सो लेन और वेन में क्या डिफरेंस है, ज़रा जल्दी से बता दो। लेन का फुल फॉर्म पहले आप लिख दो, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, वेन वाइड एरिया नेटवर्क। कोई परेशानी नहीं है, इतना लिख कर आ जाओगे आराम से। स्प्रेड अक्रॉस लोकल एरिया अप टू 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक की रेंज में ही आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। ये रेंज हमने स्पेसिफाई की हुई है, जो लोकल रेंज है, जो स्मॉल रेंज है, वही है। स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, कंट्रीज तक स्प्रेड करता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये फास्टर होता है बट ये स्लोअर होता है। अब कैसे, आप बोलोगे मैम लेंथ तो छोटा होता है बट फास्टर कैसे होता है, वेन जिसमें पूरे कंट्री में कनेक्टेड कंप्यूटर्स है तो ये स्लोअर कैसे होता है, जबकि ये तो बड़ा नेटवर्क होता है। तो यही आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स कि लेन में कम कंप्यूटर्स होते हैं, और कम कंप्यूटर्स में जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा फास्ट होती हैं। डेटा ट्रांसफ़र रेट भी फास्ट होता है, स्पीड भी फास्ट होती है। लेकिन जब वही चीज़ ज़्यादा कंप्यूटर्स में डिवाइड कर दी जाए तो स्पीड भी स्लो हो जाती है और डेटा ट्रांसफ़र रेट भी स्लो हो जाता है। तो यदि लेन के कंपैरेटिवली हम वेन की बात करें तो यहाँ ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, यहाँ पे कंट्रीज़ में स्प्रेड होते हैं कंप्यूटर्स,
जो कनेक्टेड होते हैं, तो स्पीड हम मान के चलते हैं कि लेन से स्लोवर होती है। और यहाँ पे गिनती के डेफिनेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है 10, 12, 15, तो कंप्यूटर्स में फॉल्ट रेट भी कम होता है। यदि किसी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है तो इजीली आप डायग्नोस कर सकते हो और उसे चेक कर सकते हो, ठीक है, और उसे सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन वेन में यदि फॉल्ट टॉलरेंस रेट को कैलकुलेट करना पड़ा तो कंट्रीज में कितने सारे कंप्यूटर्स है, तो डिटेक्ट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कम कंप्यूटर्स तो ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा, जैसे बिल्कुल वैसे जैसे एक रोटी आपको दी है आपके पेरेंट ने, अब इसे डिवाइड करना है। सपोज आप 3-4 फ्रेंड्स हो और उन सभी फ्रेंड्स के साथ आपको एक रोटी को शेयर करना है। 2 फ्रेंड होंगे तो आधी आधी रोटी आपको मिल जाएगी, लेकिन वहीं सपोज 10 फ्रेंड है तो बहुत छोटे छोटे से बाइट्स आपको एक रोटी के मिलने हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी बात है कि ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो स्लोवर रेट होगा, और साथ ही क्या हो जाएगा, स्लोवर रेट के साथ यहाँ पर डेटा स्पीड भी, जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो भी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू लेन। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस आप लिख कर आ सकते हो। इसमें आप, ये तो फास्टर स्लोवर लिखा हुआ है, नेचुरली इस पॉइंट को आप डिवाइड कर सकते हो 2 से 4 पॉइंट में, जैसे मैंने बताया। एक डेटा ट्रांसफर स्पीड में डिवाइड कर सकते हो, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में डिवाइड कर सकते हो, साथ ही यहाँ पर लेस केबल्स का यूज़ किया जाता है, लेस डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे मोर नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है क्योंकि ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप नॉर्मली केबल्स का यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हो। सो यहाँ पे तो 3 ही डिफरेंस लिखे, बाकी आप इसको 8 से 10 डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अच्छा है आगे और डिफरेंसेस है ना। देखो, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल, दैट इज प्राइवेट नेटवर्क। हाँ, ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि लोकल एरिया जो नेटवर्क है वो कोई प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिल्डिंग है ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 3 फ्लोर है, जैसा अभी हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में डिस्कस किया था, और उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर से, और तीनों फ्लोर पे कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं जिन्हें कनेक्ट किया हुआ है। तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो नेटवर्क का यूज़ किया है फ्लोर्स पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, डेटा रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, वो एक प्राइवेट नेटवर्क लिया हुआ है ताकि बाहर के इंटरनेट का उसमें इफेक्ट ना हो, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस या कोई भी हैकर वैकर उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो लेन प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है, किसी एक इंडिविजुअल के थ्रू चलाया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। लेकिन वही वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें ना, तो ये एक पब्लिक नेटवर्क होता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड पूरे ग्लोब में सारे कंप्यूटर्स तो कनेक्टेड हैं। तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है, साथ ही इसे आप प्राइवेटली भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकता है, ठीक है। ये वेन वाइड एरिया नेटवर्क, यदि आप किसी नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसे प्राइवेटली भी एक्सेस कर सकते हो। जो ISPs होते हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे जियो, BSNL, एयरटेल, जो कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी देती है, उनसे आप कंसल्ट करोगे तो ये आपको प्राइवेट नेटवर्क भी प्रोवाइड करेंगी। ओके, LAN ऑफर्स हाई बैंडविड्थ फॉर ट्रांसमिशन। LAN ऑफर्स हाई बैंडविड्थ, वही बताया मैंने, हाई डेटा ट्रांसफर रेट और हाई बैंडविड्थ मिलती है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन वेन में क्या होता है, लो बैंडविड्थ होती है डेटा ट्रांसमिशन की, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात कर रही हूँ ना मैं वेन में पब्लिक और प्राइवेट की, तो वेन में ना 2 टाइप के पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। पब्लिक नेटवर्क जो होता है ना वेन का, ध्यान रखना, पब्लिक नेटवर्क जो होता है वेन का, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट। लेकिन जब मैं वेन के प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रही होती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे इंट्रानेट की बात कर रही हूँ। किसकी? इंट्रानेट की। इंट्रानेट जो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए पर्सनल या फिर एक प्राइवेट नेटवर्क चाहती है तो वो यहाँ पे इंट्रानेट का यूज़ करती है। तो इसका प्राइवेट नेटवर्क मतलब हम LAN के प्राइवेट नेटवर्क की ही बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आप यहाँ पे इस तरीके से डिफरेंसेस को लिख कर आ सकते हो। 9th क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट डेटा, इंफॉर्मेशन एंड मल्टीमीडिया। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होता है, तीनों पे आपको डिफाइन करना है। तो बताया था मैंने, जब पहला चैप्टर हमने आपकी बुक का डिस्कस किया था कंप्यूटर सिस्टम, है ना, तो कंप्यूटर में आप जो भी चीज़ें एंटर करते हो, कीबोर्ड से, माउस से, या फिर जॉयस्टिक से, या फिर स्कैनर से, वेबकैम से, ठीक है, माइक से, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो वो क्या कहलाता है? जो भी चीज़ आपने कंप्यूटर में एंटर कर दी वो कहलाता है डेटा, जो कि रॉ फैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स होते हैं। जो आपने कीबोर्ड से एंटर कर दिया, या जो आपने माउस से एंटर कर दिया, ठीक है, या फिर आपने जो स्कैनर से एंटर किया हुआ है, ठीक है, ये कहलाता है बेसिकली डेटा, जिसे हम रॉ फैक्ट्स कहते हैं। अब ये डेटा कहाँ जाता है? ये जाता है डेटा आपके CPU के पास, मतलब प्रोसेसर।
प्रोसेसर क्या करता है, इन रॉ फैक्ट्स को क्या कर देता है, इन रॉ फैक्ट्स को प्रोसेस कर देता है। क्या कर देता है, इन रॉ फैक्ट्स को प्रोसेस कर देता है। और प्रोसेसर बेसिकली इन रॉ फैक्ट्स को प्रोसेस करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, इंफॉर्मेशन में। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है किसमें कन्वर्ट कर देता है, इंफॉर्मेशन में। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको कहाँ मिलती है, वो आपको मिलती है आउटपुट डिवाइस पे, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, या फिर प्रिंटर पर भी मिल सकती है, ठीक है, या फिर आपको वो प्रिंटर पर भी मिल सकती है। तो डेटा क्या हो गया, डेटा हो गया रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो भी आपने एंटर किया सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया, ठीक है। तो डेटा हो गया आपका अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। क्या हो गया, अनप्रोसेस्ड और मीनिंगलेस, अनप्रोसेस्ड और मीनिंगलेस। डेटा क्या हो गया, अनप्रोसेस्ड और मीनिंगलेस। लेकिन प्रोसेसर ने जब इस डेटा को प्रोसेस कर दिया तो ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो इंफॉर्मेशन है क्या हो गई है, प्रोसेस्ड हो गई, प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हो गई, और मीनिंगलेस से किस में कन्वर्ट हो गई, मीनिंगफुल में कन्वर्ट हो गई। आई बात समझ में। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 635, ठीक है, प्लस 22, ये डेटा मैंने यहाँ एंटर किया है ना, ये डेटा मैंने यहाँ एंटर किया, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब सीपीयू ने इसे प्रोसेस किया, सीपीयू ने इसे प्रोसेस किया, ठीक है, प्रोसेस करके आंसर जनरेट कर दिया 657। तो ये अभी रॉ फैक्ट्स थे, कुछ नंबर्स थे जो आपने एंटर किए थे। सीपीयू ने प्रोसेस करके क्या बताया कि इन दोनों नंबर को आप ऐड करवाना चाह रहे हैं, और आंसर जो जनरेट किया वो ये। तो 657 क्या हो गया, अब आपका मीनिंगलेस डेटा हो गया, ठीक है। सो दिस इज होल प्रोसेस। अब यहाँ पे यदि बात कर लें हम मल्टीमीडिया की, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे यदि मैं बात कर लूँ मल्टीमीडिया की, तो डेटा इन्फॉर्मेशन तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो जो भी डेटा आप कंप्यूटर को देते हो प्रोसेस करने के लिए, वो डेटा अलग अलग टाइप का हो सकता है। वो डेटा आपका टेक्सचुअल हो सकता है, ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, इमेजेस के फॉर्मेट में हो सकता है, लिंक के फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये कंप्लीट डेटा जो इस फॉर्मेट में होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया। क्या कहते हैं, इसी डेटा को हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो कंप्यूटर जिस टाइप के डेटा को सपोर्ट करता है वो मल्टीमीडिया डेटा कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप का डेटा होता है। और इस डेटा को आप एक्सेस करते हो कहाँ पे, जो इंटरनेट पे वेबसाइट्स होती हैं, वेब पेजेस होते हैं, जो आप पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनाते हो, आप वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, उसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो किसी का भी यूज़ कर सकते हो। सो इन सभी के कलेक्शन से ऐसे मल्टीपल मीडियाज़ को मिला के जब आप कोई फाइल बनाते हो तो वो मल्टीमीडिया फाइल्स कहलाती हैं, जो यूज़र के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल, ज़्यादा इंटरैक्टिव होती हैं समझने के लिए, है ना। सो इस क्वेश्चन में क्या लिख कर आ जाओगे, देखो वही जो मैंने अभी बताया कि डेटा क्या हो गया, डेटा हो गया रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा, और इंफॉर्मेशन क्या हो गया, द प्रोसेस्ड डेटा और मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो मीनिंगलेस होता है, जो अनप्रोसेस्ड होता है, लेकिन वही डेटा जब प्रोसेस्ड डेटा हो जाता है, मीनिंगलेस से मीनिंगफुल बन जाता है, एक इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में बन जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन कहलाता है ना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और लेती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कृष्णा, क्या लिखा, कृष्णा, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 98, ठीक है, और फिर मैंने कुछ यहाँ पे लिखा सपोज 9th, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब मैं इसको क्लासीफाई कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, ये मैंने कुछ एंटर किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने कुछ बताया, लेकिन अब इसको मैं इस तरीके से बताती हूँ, क्या बताती हूँ कि कृष्णा स्कोर 98 मार्क्स इन 9th क्लास, ये 98% इन 9th क्लास। तो अब ये क्या था, यहाँ पे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर था, रॉ फैक्ट्स थे, कृष्णा 98 9th, ये क्या है। लेकिन जब मैंने इसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक सेंटेंस में बता दिया, इससे बनाकर मैंने एक सेंटेंस बना दिया, तो अब ये क्या बन गया, ये एक इंफॉर्मेशन बन गई। क्या बन गया, ये एक इंफॉर्मेशन बन गई,
आई बात समझ में कि कृष्णा ने 98 मार्क्स से 98% को स्कोर किया है 9th क्लास में। तो ये अलग अलग जो वर्ड्स आपने लिखे हुए थे ना, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं था, उनका अब मीनिंग हो गया, एक सेंटेंस के फॉर्मेट में आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये अनप्रोसेस्ड था जिसे डेटा कह दिया, और ये प्रोसेस्ड हो गया जिसे हमने क्या कह दिया, इन्फॉर्मेशन। इसका कोई भी क्या बोलते हैं हम, मीनिंग नहीं था, ये मीनिंगलेस था, लेकिन जब इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया तो अब ये मीनिंगफुल बन गया, है ना। यहाँ पे आप एक बंदे की बात कर रहे हो, एक बच्चे की बात कर रहे हो जिसने 98 मार्क्स को स्कोर किया है 9th क्लास में, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो डेटा इन्फॉर्मेशन तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब कभी आप नहीं भूलोगे, देखो जनरली क्या होता है, ये डेटा इन्फॉर्मेशन जैसे जो वर्ड होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, बहुत बहुत कॉमन होते हैं। लेकिन आप सपोज क्लास में बात कर रहे हो या आपकी टीचर ने उठा के आपसे पूछ लिया, बताओ डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाते हैं, यार डेटा होता क्या है। हम डेली में डेटा के साथ डील कर रहे हैं, आसपास आपका नाम, आपकी डिटेल, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका जितना भी डिटेल होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना, आप क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो, आपका खुद का कितना सारा डेटा होता है। आ रही बात समझ में, हम डेटा के साथ ही डील कर रहे होते हैं। तो ये जो डेटा इन्फॉर्मेशन जैसी जो टर्म्स है ना, ये आगे चल के जब आप आगे अपना करियर बनाओगे कंप्यूटर्स फील्ड में, इंटरव्यू वगैरह क्रैक करोगे ना, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आपसे पूछ लिए जाते हैं। आई बात समझ में। नाउ मल्टीमीडिया क्या हो गया, अब मल्टीमीडिया फील्ड में भी बच्चे बहुत करियर बना रहे हैं आगे अपना। ठीक है, तो मल्टीमीडिया बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें आप हर तरीके के डेटा को, कैसा भी डेटा होगा वो टेक्सचुअल, ऑडियो, वीडियो फॉर्मेट में, उसका यूज़ कर लेते हो एक ही सॉफ्टवेयर में, एक ही फाइल में, एक ही फोल्डर में बेसिकली, तो वो कहलाता है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया फाइल्स आर डॉक्यूमेंट्स, मल्टीमीडिया फाइल वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स, ग्राफिक, वीडियो एंड ऑडियो। आप किसी डॉक्यूमेंट में, आपने सपोज एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, या आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया या कोई स्लाइड बनाई हमने कहा, तो इस डॉक्यूमेंट में सपोज आप अपने बारे में लिख रहे हो, अपनी सारी चीज़ लिख रहे हो, तो यहाँ आपने अपना नेम लिखा, क्लास लिखा, है ना, एड्रेस लिखा, फाइन, यहाँ आपने अपनी पिक्चर लगा दी, अपनी फ़ोटो लगा दी। ठीक है, अब आपने किसी टॉपिक पे कुछ बोला होगा तो उसको आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो आपने वो ऑडियो लगाई, और इसी से रिलेटेड आपने कोई वीडियो भी यहाँ पे लगा रखी है, ऑडियो वीडियो मर्ज करके लगा रखी है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई, एक फाइल जिसमें आपने कुछ टेक्स्ट भी लिखा है, कुछ पिक्चर भी ऐड किया, कुछ ऑडियो वीडियो को भी ऐड किया एक डॉक्यूमेंट में, तो ये एक मल्टीमीडिया फाइल बन गई। कैसी फाइल बन गई है, एक मल्टीमीडिया फाइल बन गई। अब इस मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट को, इस मल्टीमीडिया फाइल को हम क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे मल्टीमीडिया, क्योंकि इसमें आपने कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट का यूज़ किया हुआ है, इसमें आपने टेक्स्ट को, फोटोग्राफ को, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम बेसिकली मल्टीमीडिया कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। 10th क्वेश्चन डिस्कस करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स वाईफाई एंड ब्लूटूथ। वाईफाई एंड ब्लूटूथ का क्या मतलब होता है, अब बता दो जल्दी से, कितने बच्चे वाईफाई का यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हो आप वाईफाई से, है ना, करते हो ना। तो वाईफाई का क्या मतलब हुआ, अब ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, दूसरे फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन किया, अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन किया और बढ़िया इंटरनेट को एक्सेस कर लिया, डेटा मिल जाता है, आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, मूवीज़ को प्ले कर सकते हो, सॉन्ग्स सुन सकते हो, डाउनलोडिंग कर सकते हो, अपलोडिंग कर सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो यदि आपको वाईफाई मिल जाता है तो। वाईफाई के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन लिखोगे क्या, क्वेश्चन आया यहाँ पे, पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाईफाई। तो वाईफाई और ब्लूटूथ ये दोनों वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम है। क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, दो डिवाइसेस को या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करवा सकते हो, है ना, बस वही लिख कर आना है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी आपसे वन वर्ड में पूछा जा सकता है, फिलअप ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। वाईफाई रिफर्स टू दी वायरलेस फिडेलिटी विच लेट्स यू कनेक्टेड टू दी इंटरनेट, जिसकी मदद से आप इंटरनेट से कनेक्ट रह सकते हो विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर पीसी टू आईएसपी। बहुत ध्यान से समझ लो, बिना कोई डायरेक्ट लाइन के, बिना कोई केबल के, आपके पीसी से केबल नहीं अटैच कर रहे हो आप मोबाइल फोन से, बिना केबल के, बिना कोई वायर के, डायरेक्टली आप आईएसपी से जो इंटरनेट मिल रहा है ना उसको एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, वाईफाई एक्सेस करने के लिए, अपने डिवाइस में इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वाईफाई में एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम होता है वाईफाई प्रोटोकॉल। तो वाईफाई प्रोटोकॉल ये स्पेसिफाई करता है, ये फैसिलिटी आपको देता है कि आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के साथ। सो वाईफाई प्रोटोकॉल डिजाइनेड अ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी रेंज 2.4 गीगाहर्ट्ज टू 5 गीगाहर्ट्ज। वाईफाई आपको इस रेंज में, इस फ्रिक्वेंसी के साथ में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता
है कि यहाँ पे आपको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, जो रेंज मिल रही है, वो गीगाहर्ट्ज़ में मिल रही है। अब गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है ये भी मैंने समझाया हुआ है कि कंप्यूटर जिसे समझता है वो 0101 बिट्स बाइनरी डिजिट्स होती हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट बन जाता है ना। तो जब इसकी स्पीड को मेज़र किया जाता है इंटरनेट पे, आप कितनी स्पीड से डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो, इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो, तो स्पीड को, फ्रिक्वेंसी को हम हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। फिजिक्स में पढ़ा है ना, क्या किस में मेज़र करते हैं? हर्ट्ज़ में। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंटरनेट की स्पीड को मेज़र किया जाता है। 2 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़ से, गीगा मतलब गीगाबाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाइट्स में ही डेटा ट्रैवल करता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है। हर्ट्ज़ मतलब स्पीड, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से गीगाहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ बनता है। ओके, सो यहाँ पर जो वाईफाई प्रोटोकॉल है वो फ्रीक्वेंसी रेंज बताता है कि कितनी रेंज में, कितनी स्पीड से आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। उसकी स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टू 5 गीगाहर्ट्ज़, ऑन विच कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस ऑन कनेक्टेड डिवाइस, जिसकी मदद से कम्युनिकेशन कनेक्टेड डिवाइस के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो यदि आपको 2 मोबाइल फ़ोन या फिर हम बात करें कंप्यूटर से अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करना है, वाईफाई का यूज़ करना है, आप किसी भी डिवाइस को वाईफाई में कनेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं मोबाइल को ही कनेक्ट करो। तो आपको इस स्पीड से क्या मिलता है? इस स्पीड से डेटा को इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी मिलती है, 2 डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ब्लूटूथ क्या हुआ? तो ब्लूटूथ ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, मतलब आजकल देखा जाए तो आप ब्लूटूथ का यूज़ नहीं करते हो, है ना। वाईफाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वाईफाई का भी एडवांस वर्जन वाईफाई मैक्स के नाम से भी आपने सुना होगा, जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो ना। तो ब्लूटूथ भी एक टेलीकम्युनिकेशन का ही तरीका है, कम्युनिकेट ही आप इसके थ्रू कर सकते हो। सो इट इज़ अ टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन दैट डिस्क्राइब हाउ मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स कैन बी ईजिली इंटरकनेक्टेड यूजिंग अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन। मीन्स यदि आप बिना इंटरनेट के 2 कंप्यूटर्स को, या फिर हम बात करें कि 2 मोबाइल फोन्स को कनेक्ट करना चाहते हो, जिसके थ्रू आप फाइल्स को, डेटा को शेयर कर सकते हो, तो आप ब्लूटूथ से भी कर सकते हो, है ना। ब्लूटूथ की मदद से भी आप वायरलेस कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। सो ब्लूटूथ रिक्वायर दैट अ लो कॉस्ट ट्रांसीवर चिप बी इंक्लूडेड इन ईच डिवाइस। तो यहाँ पे ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग जो कनेक्शन आप स्टैब्लिश करना चाहते हो 2 डिवाइसेस के बीच में, वो बेसिकली कैसे होता है? यहाँ पे लो कॉस्ट की ट्रांसीवर चिप कनेक्टेड होना चाहिए। बिना इंटरनेट के आप ब्लूटूथ से डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए दोनों डिवाइस में एक छोटी सी चिप होती है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक चिप होती है छोटी सी, जिसे हम ट्रांसीवर चिप के नाम से जानते हैं। वो दोनों डिवाइसेस में होना बहुत ज़रूरी है, तभी दोनों डिवाइसेस ब्लूटूथ के थ्रू क्या हो सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं। The transceiver transmits and receives in previously unused frequency band of 2.45 GHz that is available globally। अब यहाँ पे जैसे वाईफाई में स्पीड होती है ना, बिल्कुल वैसे यहाँ ब्लूटूथ में भी डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है, जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है ना, फाइल्स को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट होती है ब्लूटूथ की, वो 2.45 GHz होती है। लेकिन यदि हम वाईफाई की बात करें तो वाईफाई में स्पीड आपकी 5 GHz तक जा सकती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे वाईफाई का भी एक्सटेंडेड वर्जन होता है, वाईमेक्स वगैरह बहुत सारी टेक्नोलॉजी। अब तो वायरलेस यदि कम्युनिकेशन आपको स्टैब्लिश करवाना है तो सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि वाईफाई और ब्लूटूथ में यदि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप क्या लिख कर आने हो। साथ ही डिफरेंस यदि पूछेंगे तो इस क्वेश्चन को आप डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो, आराम से 2 पॉइंट बनाकर लिख कर आ सकते हो, है ना। कि वाईफाई में कोई चिप यूज़ नहीं होती, इंटरनेट में आप डायरेक्टली आईएसपी से जो डायरेक्ट इंटरनेट आ रहा है उसको एक्सेस कर सकते हो। ब्लूटूथ में यहाँ पर ट्रांसीवर चिप का यूज़ किया जाता है, वाईफाई में वाईफाई प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इसकी स्पीड 2.45 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, उसकी स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन, व्हाट आर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया क्या होते हैं? तो ध्यान से समझ लो। गाइडेड मीडिया मतलब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किसकी? गाइडेड मीडिया मतलब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर वायर्ड कनेक्शन की। किसकी बात कर रही हूँ? वायर्ड कनेक्शन की। वायर्ड कनेक्शन के थ्रू जब आप 2 डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो, वो वायर्ड कम्युनिकेशन या गाइडेड कम्युनिकेशन कहलाता है। जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं? जिसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ कर लेते हैं, या फिर कोएक्सियल केबल का यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करते हो, ठीक है। तो जहाँ पे फिजिकल वायर्स के थ्रू, किसके थ्रू? फिजिकल वायर्स के थ्रू कम्युनिकेशन जो होता है ना,
वो गाइडेड कम्युनिकेशन कहलाता है, और यही केबल से ही वायर्स क्या कहलाते हैं, गाइडेड मीडिया कहलाते हैं। अब सेकंड यदि मैं बात करूं अनगाइडेड मीडियम की, तो अनगाइडेड मीडियम में हम किसका यूज़ करते हैं, अनगाइडेड मीडियम में हम वायरलेस कनेक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो डिवाइसेस को आप कनेक्ट करते हो ना, वो वायरलेस कम्युनिकेट करते हैं, कोई फिजिकल केबल यहाँ नहीं होती है। अब बेसिकली देखा जाए, क्या बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी अभी हमने पढ़ी, क्या ब्लूटूथ है ना, वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन का ही एक तरीका है। वाईफाई, वाईमैक्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, दिस ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कनेक्शन, जहाँ पे कोई फिजिकल वायर या केबल यूज नहीं किए जाते कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि गाइडेड अनगाइडेड मीडिया होते क्या हैं। तो ये क्वेश्चन यदि आपसे वायर्ड कनेक्शन, वायर्ड मीडियम या अनवायर्ड, जिसे वायरलेस मीडियम कहते हैं, इसके बेसिस में पूछ लिया जाए तो भी यही लिख कर आना है, गाइडेड अनगाइडेड मीडिया के फॉर्मेट में पूछ लिया जाए तो भी यही लिख कर आना है, जिसे अभी हम पहले कुछ क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिकली इन केबल्स का यूज़ करते हो आप, इन गाइडेड अनगाइडेड मीडिया का यूज़ करते हो, तो इन्हें एक्चुअली इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती कहाँ से है, तो ये भी कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं, तो ये कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस से, जिन्हें हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ स्विच, राउटर, मॉडेम, ठीक है, ब्रिज, गेटवे, हब, ये क्या हो गए, ये सभी इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गए। और इन्हीं से ही आपको क्या मिलता है, इन्हीं से ही बेसिकली आप कनेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइसेस को। ठीक है, यदि आप कंप्यूटर सिस्टम को वायर्ड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हो तो यहाँ से आप किसी भी डिवाइस का यूज़ कर लो, मॉडेम का यूज़ कर लो, राउटर का यूज़ कर लो। और यदि वायरलेस कनेक्टिविटी देना चाहते हो तो आप राउटर का यूज़ कर सकते हो। और इन डिवाइसेस को कौन इंटरनेट की फैसिलिटी देता है, तो इन डिवाइसेस को यदि इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए होती है तो ये बेसिकली जिस इंटरनेट को यूज़ करते हैं वो इन्हें कौन प्रोवाइड करता है, आईएसपी कंपनीज प्रोवाइड करती है, जिन्हें हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं। जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, रिलायंस, ये कंपनीज है जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को आपके प्रोसेसर में अटैच करती हैं, जिसके थ्रू आप राउटर, मॉडेम जैसे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो और फिर वायर्ड या वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो इंटरनेट को एक्सेस करने का जरिया, मीडियम या तो वायर्ड हो सकता है या वायरलेस। तो यहाँ पे लेन की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क की, तो वो जनरली आपको वायर्ड कनेक्शन ही प्रोवाइड करता है, जिसमें ईथरनेट केबल का यूज़ किया जाता है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है। वायरलेस की बात करें तो ये मैन और वैन में ज़्यादा पॉपुलर है। वैन में बेसिकली आपको सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर्स को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट किया जाता है। आ गई बात समझ में अच्छे से। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख कर आने वाले हो, गाइडेड मीडिया, द कम्युनिकेशन मीडिया यूज्ड फॉर अ वायर्ड कनेक्शन आर कॉल्ड गाइडेड मीडिया। वायर्ड कनेक्शन के लिए जो कम्युनिकेशन मीडिया यूज किया जाता है वो गाइडेड मीडिया होता है। और अनगाइडेड मीडिया क्या हुआ, द कम्युनिकेशन मीडिया यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कनेक्शन के लिए जो कम्युनिकेशन मीडियम का आप यूज करते हो वो अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे आप ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स या फिर माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रेडियो वेव का यूज़ कर सकते हो। वेव्स के फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा ट्रैवल होता है, यहाँ पे केबल्स में से डेटा ट्रैवल होता है। फिजिकल केबल्स यहाँ होती हैं, यहाँ कोई केबल्स नहीं होती हैं। ठीक है, डिफरेंस आया तो डिफरेंस भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी लिख कर आ सकते हो इसके। ठीक है, 12th क्वेश्चन, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये कोई नई चीज़ नहीं है, है ना। इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग समझाया हुआ है। ठीक है, तो क्लाउड का मतलब क्या है यहाँ पर, ये क्लाउड का मतलब यहाँ पर क्या है, क्लाउड का मतलब है यहाँ पर इंटरनेट। क्या है क्लाउड का मतलब, इंटरनेट। ना कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किसी क्लाउड की, जो स्काई में क्लाउड होते हैं ना, उस क्लाउड की बात नहीं कर रही हूँ। क्लाउड का मतलब यहाँ पे इंटरनेट होता है। अब इंटरनेट पे आपको जितनी भी सर्विसेज मिल रही हैं, इंटरनेट पे आपको जितनी भी सर्विसेज मिल रही है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। आई बात समझ में, क्या समझाया मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आपको बताया
कि इंटरनेट पर आप जितनी भी सर्विसेज एक्सेस करते हो, इंटरनेट पे आप जितनी भी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं उसे कलेक्टिवली हम क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। अब ये सर्विसेज क्या हो सकती हैं, ये सर्विसेज एक्सेस कौन करता है? तो इन सभी सर्विसेज को जो एक्सेस करते हैं वो न्यूमरस मल्टीपल क्या हो सकते हैं, यूजर्स हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं जो इन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं? यूजर्स, जो कंप्यूटर पे अपने इन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। कैसे एक्सेस करते हैं, ध्यान से समझना। यूजर्स क्या क्या कर सकते हैं? यूजर हो सकता है उन्हें कोई फाइल क्रिएट करना हो, ठीक है, या फिर उन्हें कोई डेटाबेस क्रिएट करना हो, ठीक है, या फिर हम बात करें उन्हें डेटा को स्टोर करवाना हो, ठीक है, उन्हें कोई डेटा को स्टोर करवाना हो, किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एक्सेस करना हो, या किसी हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस करना हो, ठीक है, या फिर किसी हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस करना हो जो उनके पास अवेलेबल नहीं है, जो उनके पास अवेलेबल नहीं है। उन्हें फाइल क्रिएट करना है, उसके लिए उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। उनके कंप्यूटर सिस्टम पे, सपोज ये कोई यूजर है, उसका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, अब इस सिस्टम पे उसे क्या क्रिएट करना है? इस सिस्टम पे उसे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ना तो उसके सिस्टम में कोई MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, ना कोई ओपन ऑफिस राइटर जैसा सॉफ्टवेयर है। क्या बोला मैंने? एक यूजर है जिसे अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जिसके लिए उसके सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ना तो उसके पास वर्ड है, MS वर्ड, ना ही उसके पास ओपन ऑफिस राइटर है ना, ये दोनों सॉफ्टवेयर उसके कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं है। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करेगा? यदि इसके कंप्यूटर पर इंटरनेट है, यदि इसके कंप्यूटर पर इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पर जो आपको डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी देता है। क्या देता है? डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी। जरा जल्दी से बता दो कि इंटरनेट पे ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी देता है। भले ही आपके सिस्टम में MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर या कोई डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं है, फिर भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है गूगल डॉक्स। क्या है? गूगल डॉक्स। जरा जल्दी से बता दो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गूगल डॉक्स का यूज किया या गूगल डॉक्स का नाम नहीं सुना है या सुना है। गूगल डॉक्स अपने आप में बहुत फेमिलियर सॉफ्टवेयर है, हर किसी के सिस्टम पे इजीली मिल जाता है। यदि इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपने ईमेल अकाउंट खोला हुआ है जीमेल पर, तो आपको गूगल ड्राइव की फैसिलिटी मिलती है, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स आप बना सकते हो, बहुत सारी गूगल फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हो। सारी फैसिलिटी आपको इंटरनेट पर मिल जाती है। ज़रूरी नहीं कि आपको अपने सिस्टम पर इनके लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो, इंस्टॉल करना हो। इंटरनेट की मदद से आप ये सारी सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हो। तो इस टाइप की कंप्यूटिंग को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो गूगल डॉक्स, जिसमें आपको एक डॉक्यूमेंट मिल रहा है, जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर पा रहे हो, आपको एक बिल्कुल उसी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट मिल रहा है जैसे वर्ड में मिलता है। वही सारे फीचर्स, वही सारी चीज़ें मिल रही है जो आपको वर्ड में मिल रही है। आई बात समझ में? गूगल शीट की बात करें तो आपको बाकायदा उसी तरीके से वर्कशीट मिल रही है जैसे एक्सेल में मिलती है, जैसे कैल्क में मिलती है ना। गूगल ड्राइव बिल्कुल वैसे ही आपको मिल रही है जैसे आप अपने गैलरी में फोटो स्टोर करवाते हो, अपनी मेमोरी कार्ड में फोटो स्टोर करवाते हो। आप अपनी मेमोरी कार्ड में ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स, आपके जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको स्टोर करवाते हो ना मेमोरी कार्ड में, बिल्कुल वैसे ही आप गूगल ड्राइव पे भी स्टोर करते हो। नहीं करते हो? करते हो ना। तो गूगल ड्राइव इंटरनेट का ही तो एक पार्ट है, इंटरनेट का ही तो एक सर्विस है जो आपको डेटा स्टोर करने के लिए फैसिलिटी दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल करवाता है। इंटरनेट की मदद से आप उनका यूज कर सकते हो। फिर चाहे आपको कोई फाइल क्रिएट करना, उसके लिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है नहीं है, डजंट मैटर, आप इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करता है, लैंग्वेजेस आपको प्रोवाइड करता है, डेटाबेसेस आपको प्रोवाइड कर देता है जिसमें आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो। इवन आपको हार्डवेयर भी अलाउ करता है कि आप हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो। सपोज आपको डेटा स्टोर करवाने के लिए हार्ड ड्राइव की जरूरत है, अब हार्ड ड्राइव आपके पास में नहीं है, तो आप इंटरनेट पे स्पेस एक्सेस कर सकते हो जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हो। मेमोरी आपको मिल जाती है इंटरनेट पर जहां पे आप बेसिकली अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हो। आ गई बात समझ में? क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? तो इंटरनेट पे जितनी भी सर्विसेज आपको मिल रही है अपने डेटा को स्टोर करवाने के लिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, यूजर को जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है, जिसमें गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट अज़ोर, ये सारी जो कंपनी से आपको ये फैसिलिटी देती है। हो सकता है कि कुछ पेड भी हो सर्विसेज जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़े, या फिर मोस्टली कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल जाती है। और इसके लिए भी डिफरेंट कंपनीज होती हैं जैसे गूगल, अमेजॉन, ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं।
सो क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट। देखो सिंपल वर्ड्स में वही लिखा हुआ है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो, प्रोग्राम्स को स्टोर करवा सकते हो, इवन आप किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो ओवर द इंटरनेट इंस्टीड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, इंस्टीड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में यदि आपको डेटा स्टोर नहीं करवाना है, कोई फाइल फोल्डर स्टोर नहीं करवाना है, तो आप क्या करवा सकते हो, इंटरनेट पर भी स्पेस रहता है, मेमोरी अवेलेबल होती है जहां पर आप ये काम कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, और ब्रॉडली यदि देखा जाए तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। यदि मैं बात करूं यहां पर पब्लिक क्लाउड की, तो पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, सपोज ये कोई पब्लिक क्लाउड है, ठीक है, मतलब पब्लिक इंटरनेट आपको अवेलेबल है, ठीक है, तो इस पब्लिक क्लाउड से बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, सपोज ये कंपनी 1, ये कंपनी 2, यहाँ पे बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो कनेक्टेड होती हैं और सभी इस पब्लिक क्लाउड का यूज़ कर रही होती है। पब्लिक क्लाउड पे जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, हार्डवेयर की, सब सर्विसेज को एक्सेस कर रही होती है। आई बात समझ में। लेकिन वही मैं बात करूं किसकी, प्राइवेट क्लाउड की, तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, सपोज ये कोई प्राइवेट क्लाउड है, ठीक है, क्या है, प्राइवेट क्लाउड है, मतलब प्राइवेट आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो। तो जब आप प्राइवेट इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी उसे एक्सेस करेगी जिसने इसे अलाउ किया है, जिसने इस क्लाउड के लिए रिक्वेस्ट की है, जो यहाँ से डेटा को एक्सेस करना चाहता है, जो यहाँ की फैसिलिटीज को, सर्विसेज को एक्सेस करना चाहता है। तो प्राइवेट क्लाउड को जनरली हम इंट्रानेट के नाम से भी जानते हैं और पब्लिक क्लाउड को हम इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो प्राइवेटली जो कंपनी अपने लिए क्लाउड स्पेस लेती हैं या क्लाउड की फैसिलिटीज़ को एक्सेस करना चाहती है इंटरनेट की, तो वो इंट्रानेट कहलाता है, जिसमें आप ज़्यादा सेफ मेजर में अपने काम को कर सकते हो, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है, डिटेल में मैंने इसे और ज़्यादा अच्छे से समझाया है जब ये मैंने टॉपिक पढ़ाया था, होप आपने वीडियोस देखे होंगे। लेकिन अब ये व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसको समझाने का जरिया सिर्फ मेरा इतना ही था क्योंकि ये लेटेस्ट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, जनरली आपसे पूछा ही जाता है, कभी भी कहीं भी कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको ये टर्म अच्छे से पता तो होनी चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, है ना। चलो 13th क्वेश्चन, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। एंड रिमेंबर, ये कोई भी क्वेश्चन के आंसर आपकी बुक में नहीं है, है ना। ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, वहां से आप आंसर लिख सकते हो या फिर यहां से आप ले सकते हो सारे आंसर्स को। हाउ आर प्राइवेट क्लाउड्स डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक क्लाउड्स, प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड से कैसे डिफरेंट है, तो डिफरेंस आपको लिखकर आ जाना है। बहुत ईजी सा डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया, पब्लिक क्लाउड मीन्स यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, जो कि हर किसी यूजर के लिए, एवरी यूजर, हर किसी यूजर के लिए अवेलेबल होती है सारी सर्विसेज, वो पब्लिक क्लाउड। और यहाँ पर प्राइवेट क्लाउड मतलब हम बात कर रहे हैं इंट्रानेट की, जो प्राइवेट नेटवर्क के नाम से फेमस है, जिसमें कोई इंडिविजुअल ही यूज कर सकता है इसकी सर्विस को, इंडिविजुअल या कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी इसका यूज कर सकती है, ठीक है। तो डिफरेंस आप क्या लिख कर आने वाले हो, A private cloud consists of computing resources used and exclusively owned by one business और ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया, वो बेसिकली क्लाउड या वो इंटरनेट की फैसिलिटी जिससे आप केवल एक बिजनेस में या एक ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज कर सकते हो, है ना, जिसमें वेरियस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं, तो वो प्राइवेट क्लाउड कहलाता है। वही बात कर लें पब्लिक क्लाउड की, तो पब्लिक क्लाउड रिफर्स टू अ कॉमन क्लाउड सर्विस। ये कॉमन क्लाउड सर्विस है जिसमें मल्टीपल सब्सक्राइबर्स होते हैं, मल्टीपल यूजर्स होते हैं जो पब्लिक क्लाउड को यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंस आ गया समझ में, इजिली लिख कर आ सकते हो। सेकेंड डिफरेंस, in a private cloud the services and infrastructure are always maintained on a private network and the hardware and software are dedicated solely to one organization। क्या समझाया इस क्वेश्चन में कि यदि हम प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो जो सर्विसेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आर ऑलवेज मेंटेन्ड ऑन प्राइवेट नेटवर्क। जितनी भी सर्विसेज को आप एक्सेस कर रहे हो, आप कोई स्पेस को एक्सेस कर रहे हो, कोई प्रिंटर जैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मेमोरी जैसे डिवाइसेस को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, तो ये प्राइवेट होता है उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसे एक्सेस कर रहा है, उसके लिए डेडिकेटेड होता है ये नेटवर्क। जितनी भी चीज़ें वो एक्सेस करने वाला है वो सब उसके लिए डेडिकेटेड होती हैं, सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उस वन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन वहीं हम पब्लिक क्लाउड की बात करें, द क्लाउड रिसोर्सेज लाइक सर्वर एंड स्टोरेज आर ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर एंड डिलीवर टू ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस
प्रोवाइडर होता है, जैसे आईएसपी नहीं होता है जो इंटरनेट की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, जियो, रिलायंस, बीएसएनएल कंपनी, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है जैसे गूगल, अमेजॉन, जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो आपको इंटरनेट की मदद से सारी फैसिलिटीज हर एक यूजर के लिए, मल्टीपल यूजर के लिए प्रोवाइड करता है। सो इसमें आप देखो माइक्रोसॉफ्ट अजोर, गूगल ड्राइव, अमेजॉन क्लाउड, आई क्लाउड, ये सभी एग्जाम्पल है पब्लिक क्लाउड के। ओके, प्राइवेट क्लाउड तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं कंपनी से अपने लिए परचेज करती है, अपने लिए एक्सेस करती है, प्रॉपर कुछ पे करके अमाउंट। ओके, सो क्लियर हो गया। ये ज़्यादा सिक्योर हो सकता है, हम बोल सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के यदि कॉन्फिडेंशियल डेटा की बात हो रही है तो ये सिक्योर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये भी आप लिख कर आ सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वीडियो फिनिश हुआ है एंड होप आपको सारे क्वेश्चन जितने भी अभी हमने समझे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए। सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो गए। सारे टॉपिक जितने भी इस चैप्टर के थे इन क्वेश्चन आंसर्स की मदद से हमने सब रिवाइज कर लिए फिर से। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने यदि अभी तक भी चैप्टर नहीं देखा होगा तो इस क्वेश्चन आंसर्स की मदद से आपका पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या अब भी यदि आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देखोगे इन क्वेश्चन आंसर्स के बाद भी ना, तो भी आपको अब चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिया है। राइट, तो ये जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट होता है ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका चैप्टर तो रिवाइज होता ही है, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। राइट, और साथ ही साथ आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाती है। सो यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से मिल सकें। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, हिंदी इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, यूपी, बिहार बोर्ड और अब तो एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन भी कराई जा रही है हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियो लेक्चर्स को आप ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो एंड इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। चाहते हो आप ई नोट्स, ई बुक्स को एक्सेस करना तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। यदि आप कोई लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट को एक्सेस करना चाहते हो मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के असाइनमेंट पार्ट के एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।